हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विद जीएस। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के टॉप 50 क्वेश्चंस को। और आज के लेक्चर में हमने जिन क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है वो सभी क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम क्वेश्चंस के साथ साथ उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका एक ही क्वेश्चन के साथ में आपके 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है। देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन होती है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा संग्रहित हो जाती है उसे ही हम स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि अगर यदि हम किसी खिलौने के अंदर चाबी भरते हैं तो वो चलने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी स्प्रिंग के अंदर परिवर्तन हुआ और उसके अंदर ऊर्जा संग्रहित हो गई और उसी को हम कहते हैं कि उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई। अब यदि हम यहाँ इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो PE इजिकल टू होता है mgh। तो ये इसका फॉर्मूला होता है PE इजिकल टू mgh। यहाँ पर P पोटेंशियल एनर्जी दिखाता है, PE यानी P पोटेंशियल एनर्जी इजिकल टू mgh। यहाँ पर हम अगर m की बात करते हैं तो m इजिकल टू मास है, और अगर g की बात करते हैं तो ये है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसका मान फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका मान फिक्स होता है। और h है हाइट, यहाँ पर h हाइट है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमेशा मास और g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ये दोनों फिक्स होते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु का मास हमेशा फिक्स होता है और g हमेशा फिक्स होता है। तो स्थितिज ऊर्जा हमेशा निर्भर करती है उस वस्तु की ऊंचाई के ऊपर, यानी हाइट के ऊपर। तो जितनी अधिक हाइट होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी या उतनी ही अधिक उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होगी। अब यदि हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो डैम या बांध होते हैं उनकी ऊंचाई अधिक से अधिक रखी जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बांध की ऊंचाई बढ़ने के कारण उसके अंदर पानी अधिक भरा जा सकता है और अधिक पानी के कारण उसके अंदर पानी के अंदर स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और इसी कारण से बांधों की ऊंचाई अधिक रखी जाती है, ताकि उस ऊर्जा से, पानी की उस ऊर्जा से अधिक बिजली बनाई जा सके या इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके। इसी प्रकार से यदि हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आ सकते हैं आपके एग्जाम में, कई बार ये आ भी चुके हैं, तो आप याद रखिएगा इसे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का यूज किया जाता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर नापने के लिए। अब पायरोमीटर का यूज कहाँ होता है, तो जो बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं उन भट्टियों का टेम्परेचर नापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। जो कि उद्योग धंधों में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर जो भट्टियां होती हैं जिनका टेम्परेचर हजारों में होता है, तो वहां पर इसका टेम्परेचर नापने के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार से हम सौर विकिरण का टेम्परेचर नापने के लिए, याद रखिएगा, सौर विकिरण का टेम्परेचर नापने के लिए भी पायरोमीटर का यूज करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एसएससी में ये 2 से 3 बार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार पढ़ने में असमर्थ है, तो वह कौन सी बीमारी से ग्रस्त है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया से वह ग्रसित है। अब यदि हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं तो इसके अंदर पास की जो वस्तुएं होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो उसे साफ साफ दिखाई देती हैं। और इस बीमारी को दूर करने के लिए हमारे चश्मे के अंदर उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इस बीमारी को दूर करने के लिए या हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए। इसी तरह से हम बात करते हैं मायोपिया की। तो मायोपिया के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देती है, परंतु जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो दिखाई नहीं देती है, साफ दिखाई नहीं देती है। और इस रोग को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, अवतल लेंस का यूज किया जाता है मायोपिया को दूर करने के लिए। अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है, कॉनकेव लेंस भी से कहा जाता है। इसी प्रकार से उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उपग्रह से एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा फेंका गया चम्मच डैश स्थिर रहेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि कोई अंतरिक्ष यात्री उसके अंतरिक्ष यान में से एक चम्मच को बाहर फेंकता है तो उस चम्मच का क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वह चम्मच जो है वो उपग्रह के साथ साथ चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा या उपग्रह की गति का पालन करेगा। तो ये इसका राइट आंसर है।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सामान्य प्रकार के द्विफोकस लेंस या बाइफोकल लेंस जो होते हैं उनके ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। मतलब जो है कि जो बाइफोकल लेंस है उसमें दो तरह के लेंस होते हैं। एक ही लेंस के अंदर दो प्रकार के लेंस होते हैं। उसके अंदर दो लेंस किस प्रकार के होते हैं, तो उनमें होता है अवतल लेंस और उत्तल लेंस। जो ऊपरी लेंस होता है वह तो अवतल लेंस होता है, जबकि निचला लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। और इस प्रकार के बाइफोकल लेंस का यूज वो लोग करते हैं जिनकी दूर की और पास की दोनों की नजर कमजोर हो जाती है उम्र के साथ साथ, उनके लिए ये बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यानी इसमें पूछ रहा है कि कैसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्वसन या रेस्पिरेशन के अंदर ऊर्जा बाहर निकलती है। तो श्वसन जो है वो एक ऊष्मा को उत्सर्जित करने वाली अभिक्रिया है या ऊष्मा को निकालने वाली अभिक्रिया है। अब श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो मनुष्य के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वह कोशिका के अंदर या सेल के अंदर होती है, और इसी कारण से हम इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कोशिकीय श्वसन इसे कहा जाता है। अब कोशिका के अंदर भी यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह रिएक्शन होती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि मनुष्य के अंदर श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो सेल के अंदर होती है, और सेल में भी कहाँ होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और सेल के अंदर होने के कारण ही इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब यह रिएक्शन किस प्रकार की होती है, इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब एनर्जी बनाता है, और वह एनर्जी एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यदि मैं इस रिएक्शन को लिखना चाहूं तो देखिए, इस रिएक्शन में ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ में पानी निकलता है, और साथ में निकलती है ऊर्जा जो कि एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाती है। और एटीपी की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट के 3 अणु होते हैं, तो याद रखिएगा एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, या पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का शक्ति गृह भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को जो है सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है, लाइसोसोम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्पेशली एसएससी का तो यह बिल्कुल पैट क्वेश्चन हो रखा है, बहुत बार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे बड़ी नहर है या सिंचाई नहर है। इस नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर भी था, और राजस्थान नहर होने के कारण ही इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। अब इंदिरा गांधी नहर निकलती कहाँ से है, तो ये पंजाब के अंदर सतलुज नदी और ब्यास नदी के संगम के ऊपर जो हरिके बांध बना हुआ, याद रखिएगा हरिके बांध बना हुआ है, उस बांध से ही राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और यह पंजाब और राजस्थान के अंदर पानी की सप्लाई करती है या सिंचाई की सप्लाई का काम करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कालिदास के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा जो कालिदास हैं वो गुप्त काल के कवि थे। याद रखिएगा, गुप्त काल के कवि थे, और इनके बारे में कई इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जैसे कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। बहुत बार ये एसएससी और यूपीएससी में पूछा जा चुका है। अब कालिदास जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे, तो याद रखिएगा समकालीन थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अब यदि हम कालिदास की इंपॉर्टेंट रचनाओं की या प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो कालिदास की बहुत सारी रचनाएं थी, मगर प्रमुख रचनाओं में अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत, ये कालिदास की कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो कि आपसे एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं, तो आप इन रचनाओं को याद कर लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्न में से किसने लिखी थी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षवर्धन की आत्मकथा। बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में रहा करता था,
और बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षवर्धन की आत्मकथा का नाम था हर्षचरित्र। तो हर्षचरित्र के साथ साथ बाणभट्ट ने कई बुकें और लिखी है, जैसे कि कादम्बरी भी बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट की और भी कई रचनाएं जैसे चंडी शतकम, पार्वती परिणय, तो ये बाणभट्ट की कई प्रमुख रचनाएं हैं। अब यदि हर्षवर्धन की बात करते हैं तो हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति वंश का शासक था और इसकी मृत्यु के साथ ही इसका वंश समाप्त हो जाता है। हर्षवर्धन खुद एक बहुत ही अच्छा साहित्य में रुचि रखने वाला शासक था और इसने भी कई नाटकों की रचना की है, जैसे कि रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये सभी रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के तट पर किस शासक को युद्ध में हराया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अब देखिए, यदि मैं बरहामीर की बात करता हूँ तो बरहामीर ने एक बुक लिखी थी ब्रह्म संहिता, और ब्रह्म संहिता को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ संस्कृत कहा जाता है। तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ संस्कृत किसे कहा जाता है? ब्रह्म संहिता को। और ब्रह्म संहिता किसने लिखी है? बरहामीर ने लिखी थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है वो इसे जारी करता है। इसे WPI भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए, अब इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है और यह कार्य हर माह किया जाता है या हर महीने यह कार्य किया जाता है। तो ये आंकड़े जो हैं वो हर महीने जारी किए जाते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा आप। फ्रेंड्स, मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी क्वेश्चन SSC CGL में आए हुए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो इसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2002 में हुआ 86वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। देखिए, इस संशोधन के तहत हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया था और इस संशोधन के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा या मूल शिक्षा जो है या प्राथमिक शिक्षा जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाएगी या प्रदान की जाएगी। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैकियावेली जो है वो इटली का एक दार्शनिक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली का एक दार्शनिक था और इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी एक पुस्तक थी, एक रचना थी, उसके बारे में पूछा जाता है, उसका नाम था द प्रिंस। तो द प्रिंस जो है वो मैकियावेली की एक रचना थी और एग्जाम में इसी के बारे में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। SSC में पूछा गया क्वेश्चन है ये, याद रखिए। SSC CGL में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन क्वेश्चन से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं अपने इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।